नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पत्थर को छूकर सोना बना सकते तो भारत में 10 ग्राम सोने का भाव 1.5 लाख तो नहीं होता, मगर वे जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वो उनकी ही पार्टी से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाता है, वो सोने की तरह चमक जाता है। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार अब राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने वाला मामला नहीं रहा, वह अब लकी और हसीन हो चुका है। बस आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगना चाहिए और आरोपी को तुरंत भागकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी सुरक्षा मिलेगी, अदालतें नरम हो जाएंगी और विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की गारंटी मिल जाएगी। 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर नारद स्टिंग का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक ममता बनर्जी के वसूली एजेंट हैं। सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। दुनिया भर के उपदेश सुनाना, पूरी संसद को सलाह देना और जेब में रुपये देना। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो वो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये मिल बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। ये आपके पैसों को जिन्होंने चुराया वे गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो कि किसी से रुपये लेकर के ऐसे ब्रिज बनाए ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का पाप हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस भाषण में शुवेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नारद स्टिंग में कैमरे पर पैसा लिया। 5 लाख रुपए कैमरे पर लेते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी सजा देने की बात करने लगे कि दोबारा पैसा लेने की हिम्मत ना हो, मगर उन्होंने उसी शुवेंदु अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया। 2016 में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। मंत्री रहते हुए उन पर वसूली के आरोप लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके खिलाफ यही मुद्दा बनाया। उसी शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2016 से 26 के बीच सिर्फ 10 साल ही गुजरे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदला। जनता की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने दोनों बार तालियां बजाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुवेंदु को भ्रष्ट कहा तब भी जनता ने जोर से तालियां बजाई, और जब उसी शुवेंदु अधिकारी ने उनकी मौजूदगी में कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ ली तब भी जनता ने जोरदार तालियां बजाई। आमी शुवेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की राजनीति की विरासत को एक नई ऊंचाई देता है। ऊंचाई इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में पतन भी गोल्ड मेडल बन जाता है। 2014 में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देने के विज्ञापनों से देश की दरों दीवारों को रंग दिया गया। जनता ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने विपक्ष के जिन जिन नेताओं पर सबसे पहले भ्रष्ट होने के आरोप लगाए उनमें हेमंता बिस्वा शर्मा,
शुवेंदु अधिकारी भी थे और दोनों को अपनी पार्टी में लाकर भ्रष्टाचार के मामलों से बचाया भी, मुख्यमंत्री बनाया भी। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की उदारता और महानता के रूप में देखा जाना चाहिए। वरना किसी पर भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होने का आरोप लगा दे और उसे ही अपनी मौजूदगी में मुख्यमंत्री की शपथ दिलाए, ऐसा काम जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर सके। हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए, जांच की बात की, मगर वे कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर बीजेपी ने कुछ 100 नहीं बल्कि कई हजार करोड़ के करप्शन के आरोप लगाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाए। अजीत पवार को जेल भेजने की बात बीजेपी के नेताओं ने की, मगर आगे चलकर उन्हीं के साथ सरकार बनाई और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। शिवसेना पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए, पार्टी तोड़ दी और उसके ही नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। अभी वे उप मुख्यमंत्री हैं। इसी कड़ी में शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हो गए। ये सभी दूसरे दल से तोड़कर लाए गए पदों पर बिठाए गए। इनमें आप सम्राट चौधरी को भी शामिल कर लीजिए, जिन पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए, डिग्री को लेकर भी आरोप लगाए। वे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी भी राजद से होते हुए जदयू में आए और बीजेपी से मुख्यमंत्री बने। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार, एक लाइन से तीनों राज्यों में ऐसे नेता मुख्यमंत्री बने हैं जो कुछ साल पहले तक बीजेपी के विरोधी दलों में थे। तो असम से चलते हुए आप दिल्ली आएंगे, तब जाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलेंगी, जो शायद किसी और दल से नहीं आई, बीजेपी से ही राजनीति की शुरुआत की। तो बीजेपी जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह उस भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के सारे नैतिक पैमाने अब बदल दिए हैं। यही उनकी विरासत है कि भ्रष्टाचारी का पता चल जाए तो छापे डलवाओ, केस में फंसाओ और फिर डील कर बीजेपी में ले आओ, क्योंकि भ्रष्टाचार उनकी राजनीति के लिए आर्थिक और मानव संसाधन दोनों ही लाता है। जो भ्रष्टाचारी होता है वह केवल भ्रष्टाचारी नहीं होता, उसकी अपनी जाति भी होती है। इलाके में उस जाति के कारण प्रभाव होता है। उसके पास 1000, 10,000, 20,000 लोग होते हैं। कई चुनावों में पैसा फूंकने की उसमें क्षमता होती है। अगर ऐसा कोई बीजेपी में आता है तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाती है। ये नया फॉर्मूला है और इसकी खोज प्रधानमंत्री मोदी ने की। वरना कई दल भ्रष्टाचार के आरोप में अपने जमे जमाए नेताओं को निकाल देते रहे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए किसी से माफी मांगी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाएं, आप उसी वक्त उस आदमी का पॉलिटिकल बायोडाटा निकालकर देखना शुरू कर दीजिए। आप ही बताइए, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे बीजेपी में ही लाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे दूर कर पाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर भाषण देना बंद कर दिया है। भाषण अब भी जारी है। लाल किले से कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह भारत को खा रहा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी को खरगोश और हिरण समझकर अपनी पार्टी में लाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। प्रधानमंत्री के भाषण को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी उनकी गंभीर बातों से मनोरंजन भी करना चाहिए। भारत के समाज में भ्रष्टाचार को प्रतिष्ठा हासिल है। आप किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को देखेंगे, वह सर उठाकर जीता है। दोस्तों में उसका बहुत आदर किया जाता है। कुछ हद तक राजनीति में इसे लेकर ढोंग किया जाता है कि अगर पब्लिक को पता चल जाएगा तब पार्टी से निकालेंगे, सजा मिलेगी। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री ही पब्लिक को बता रहे हैं कि फला नेता करप्ट है और उसी को पब्लिक के बीच मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पब्लिक और प्रधानमंत्री के बीच करप्शन को चलते रहने देने का
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की राजनीति में शायद पहली बार हुआ होगा। इसका एक नाम तो होना ही चाहिए, प्रधानमंत्री करप्ट एक्सचेंज प्रोग्राम पीसीईपी। इसके तहत दूसरे दलों के करप्ट नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी में लाए जाएंगे। इसे आप पीसेप भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के भ्रष्टाचार को सामाजिक बना दिया, उसे प्रतिष्ठा दिलाई। जब शुभेंदु अधिकारी को याद कर ही रहे हैं तो पत्रकार मैथ्यू सैमुअल को भी आज के दिन याद कीजिए। क्या इसलिए कि उन्होंने जिस पर करप्ट होने और वसूली करते हुए का स्टिंग किया वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या मैथ्यू सैमुअल इस बात से गर्व कर रहे होंगे? 2 साल लगाकर मैथ्यू ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को कैमरे पर पैसे मांगते लेते हुए रिकॉर्ड किया। टीएमसी के मंत्री मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, इकबाल अहमद कैमरे पर घूस लेते हुए रिकॉर्ड किए गए। उस समय शुभेंदु अधिकारी सांसद थे। उनके साथ साथ मुकुल रॉय, सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, अपरूपा पोद्दार, सुल्तान अहमद भी पैसे लेते देखे गए। मुकुल रॉय पैसे लेते हुए नहीं देखे गए, लेकिन यह कहते हुए रिकॉर्ड पर आए कि मैथ्यू पैसे लेकर उनकी पार्टी ऑफिस पहुंच जाए। स्टिंग में दिखाई देने वाले कई नेता आगे चलकर बीजेपी में शामिल होते हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, शकुनदेव पांडा, शोभन चैटर्जी जैसे नेता बीजेपी में चले गए। बाद में टिकट नहीं मिलने के कारण शोभन वापस टीएमसी में आ गए। टीएमसी के सांसद के रूप में रेल मंत्री रह चुके मुकुल रॉय 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के उपाध्यक्ष बने और बंगाल में बीजेपी के संयोजक, और 2021 में वापस तृणमूल में चले गए। मुकुल रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। जब शुभेंदु अधिकारी का वीडियो आया था तब वे ममता सरकार में मंत्री थे। अब अखबार उनका परिचय इस तरह से लिख रहे हैं कि वे बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री तो बने हैं, मगर उन्हें सरकार चलाने का अनुभव भी हासिल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के बारे में जब अखबारों में परिचय छपेगा, उनकी खूबियां बताई जाएंगी, तब आप भी उन खबरों में खोजिएगा कि अखबारों ने यह सब याद दिलाने का प्रयास किया या नहीं। इसीलिए मैथ्यू सैमुअल को याद करना जरूरी है, जिन्होंने 2 साल लगाकर स्टिंग ऑपरेशन किया। ममता बनर्जी सरकार के कई लोगों को कैमरे पर पैसे मांगते लेते हुए पकड़ा। कायदे से आज सारे चैनलों पर मैथ्यू सैमुअल का इंटरव्यू करना चाहिए कि उनके स्टिंग के कारण ही बीजेपी को बंगाल की राजनीति करने और आगे चलकर सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस से शुभेंदु अधिकारी मिले। क्या वे आज इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके स्टिंग का यह नतीजा निकला है? अगर खुश हैं तो आप पत्रकारिता के कीचड़ में मिल जाने का प्रमाण देखेंगे। अगर खुश नहीं हैं तो आप एक अच्छी पत्रकारिता का ऐसा बुरा हश्र देखेंगे। 52 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी मैथ्यू सैमुअल ने। तहलका के लिए उन्होंने स्टिंग किया, लेकिन तहलका से अलग होकर नारदा न्यूज़ बनाया और उसकी वेबसाइट पर वीडियो अपलोड कर दिए। इसीलिए इस स्टिंग को नारदा स्टिंग कहते हैं। 2021 में नारदा स्टिंग के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार भी किया, सिर्फ शुभेंदु को नहीं किया। तब तक वह बीजेपी में जा चुके थे 1 साल पहले 2020 में। इस सेलेक्टिव अरेस्ट पर मैथ्यू सैमुअल ने सवाल उठाया कि शुभेंदु की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सीबीआई का जवाब आया कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के अलावा टीएमसी के सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार को इन्वेस्टिगेट करने का सैंक्शन नहीं था। 2019 में बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने नारदा स्कैम की बात छेड़ दी। वोट डालने के कुछ घंटे बाद आसनसोल में रैली कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा पीएम का पद नीलामी में नहीं मिल रहा जो शारदा और नारदा स्कैम के पैसों से खरीदा जा सके। मुट्ठी भर सीटें लड़कर हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी
ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। अगर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जाते तो क्या सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने से छोड़ देती? और अगर शुवेंदु अधिकारी निर्दोष थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो क्या अच्छा नहीं होता कि तृणमूल में रहते हुए या अलग होकर अपनी बेगुनाही के लिए मुकदमे लड़ते और इस लड़ाई का सामना करते? इस सवाल का जवाब आप जानते हैं। अगर बीजेपी में नहीं जाते उनका क्या हाल होता? वो आज तक अदालतों के चक्कर काट रहे होते, लेकिन शुवेंदु को भी पता चल गया होगा कि देश बहुत लंबे समय के लिए अब बदल गया है। मार्च 2016 का यह वीडियो आज भी है बीजेपी के हैंडल पर। इसमें स्टिंग की कुछ और जानकारियां हैं। बीजेपी के सांसदों के भाषण की क्लिपिंग है जो सदन में मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। वेंकैया नायडू, एसएस अहलूवालिया, चंदन मित्रा मांग कर रहे हैं। स्पीकर सुमित्रा महाजन मामले को कमेटी ऑफ एथिक्स को सौंप रही हैं। इस वीडियो में बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्यसभा में कांग्रेस की बहुमत है और उसका फायदा उठाते हुए उसने असहयोग किया, जांच की मांग में रोड़े अटकाए। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं? क्या उनके इस छिपे हुए गठबंधन के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की तिलांजलि दी जानी चाहिए? बड़ी बड़ी बातें। यह बीजेपी का 2016 का सवाल है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी नारदा स्टिंग की बात करने लगे। पहले गरीबों के पसीने की कमाई नारदा, शारदा और रोज वैली ने लूट ली और फिर दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए वो धरने तक पर बैठ गई। 2019 में क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचारियों को सांसद बना दिया और 2026 में जिन पर आरोप लगा रहे थे उन्हीं को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नैतिकता हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे या केस के बाद बीजेपी में जाने वाले शुवेंदु अधिकारी कोई अकेले नेता नहीं। सिर्फ 1 महीने पहले का यह वीडियो है जो बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर डाला गया। इस छोटे से वीडियो में बीजेपी टीएमसी के 4 बड़े घोटालों का ब्यौरा दे रही है। इसमें शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम और नारदा स्कैम का उल्लेख है। नारदा स्टिंग के क्लिप की झलक भी है, लेकिन शुवेंदु का वह क्लिप नहीं दिखाया गया जिसमें वे 5 लाख लेते हुए देखे जा सकते थे और जिस वीडियो को कभी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता को दिखाना चाहते थे, दिखाया करते थे। नारदा स्कैम में उनकी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं। इस वीडियो में बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन भी अपनी सभा में नारदा स्टिंग की बात करते हैं और वो जनता को शुवेंदु के बारे में याद नहीं दिलाते, बाकियों की याद जरूर दिलाते हैं। शारदा घोटाला इसी पश्चिम बंगाल में, नारदा घोटाला इसी पश्चिम बंगाल में, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, राशन घोटाला, नगर पालिका में भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, और मैं तो मानता हूं कि राहत सामग्री में भी लूट का घोटाला किसी ने किया है तो ममता दीदी की निर्मम सरकार ने किया है। मित्रों, कमाल है, जिस स्टिंग में शुवेंदु अधिकारी पैसे लेते देखे जा रहे हैं उनके बारे में बीजेपी बात नहीं कर रही, लेकिन उसी स्टिंग में तृणमूल के दूसरे नेताओं को लेकर बात कर रही है। तो भ्रष्टाचार का 50-50 कर दिया गया है। बीजेपी में आ गए इसलिए बीजेपी उस स्टिंग की बात कर रही है, तो शुवेंदु अधिकारी के बारे में क्यों नहीं? बता रही है बीजेपी की भ्रष्टाचार का कोई सिंडिकेट है जिसे वह सत्ता में आते ही खत्म कर देगी और उसी सिंडिकेट के पुराने हिस्से को अपनी पार्टी में लाकर मुख्यमंत्री भी बना रही है। इसीलिए ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन लेकर रैली करने लगी कि बीजेपी में जो भी भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जाता है उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर ईमानदार हो जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का 29 मई 2024 का एक बयान है। कह रहे हैं कि अप्रैल 2017 में सीबीआई ने
नारदा घोटाले के सिलसिले में तत्कालीन टीएमसी सांसद शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अप्रैल 2019 में सीबीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और सीबीआई को उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिली। इसी तरह टीएमसी नेता तापस रॉय पर जनवरी 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापे मारे और मार्च तक वह बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने से कुछ महीने पहले ही शुवेंदु अधिकारी ने उन पर आरोप लगाया था कि तापस रॉय नगर निगम भर्ती घोटाले में शामिल हैं, लेकिन रॉय के पार्टी में शामिल होते ही यह आरोप भी गायब हो गया। प्रधानमंत्री पूरे देश में भ्रष्टाचार हटाओ नारे को प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी भ्रष्ट राजनेताओं को टिकट देने में व्यस्त है। क्या प्रधानमंत्री इस बात पर कुछ बोलेंगे कि इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई क्यों रोकी गई, जब पश्चिम बंगाल में उनकी वॉशिंग मशीन स्पष्ट रूप से पूरे जोरों पर है? तो भाजपा भ्रष्टाचार मिटाने का दिखावा कैसे कर सकती है, यह सब जयराम रमेश ने पूछा था। इन बातों को मीडिया याद नहीं दिलाता है, लेकिन एसआईआर का असर नहीं था, इसे साबित करने के लिए मीडिया में होड़ मची हुई है। तो एक तरह से सारी शक्ति, सारे हथियार बीजेपी के पास, वह अपने इन्हीं हथियारों से विपक्ष को रौंद रही है। चुनाव के विश्लेषण में दिखाया जाता है कि जनता विपक्ष को रौंद रही है, मगर यह पूरा सच नहीं। जनता का हिस्सा अब पहले से कम हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी को उनके बयानों के लिए भी याद किया जाना चाहिए। इन बयानों को अपनी आवाज में क्या ही पड़ता। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के बयानों से कोई फर्क पड़ता नहीं। शुवेंदु अधिकारी ने जो शपथ ली है, गनीमत है, उसमें कहीं नहीं लिखा मैं केवल हिंदू के लिए काम करूंगा, मुसलमान के लिए नहीं। वैसे अब हुक्मरान हर तरह की मर्यादाओं से ऊपर हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। इन बातों का कोई मतलब रह भी नहीं गया। एसआईआर के नाम पर वोटर के अधिकार के साथ पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, इसे लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, मगर इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में जनता को, आपको, हमको, सभी को अपने अपने स्तर पर चुकानी ही पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की बात तो हो गई, मगर असम में जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ है उसकी तो चर्चा भी नहीं हो रही। शुवेंदु अधिकारी की संगठन क्षमता की तारीफ होती है। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उनकी यही पहचान थी। 2007 में जब नंदीग्राम में 10,000 एकड़ भूमि पर सेज बनाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसने बंगाल की राजनीति को बदल दिया, सीपीएम की सरकार हमेशा के लिए उखाड़ दी, उसी में शुवेंदु अधिकारी का भी बड़ा रोल सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई। 14 मार्च 2007 को पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें प्रदर्शन करने वाले 14 किसानों की मौत हो गई। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भड़क गया। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में आता है और वह अधिकारी परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुवेंदु अधिकारी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में बड़े नेता के तौर पर उभरे। इसी के साथ जिला स्तर के नेता से वे राज्य स्तर के नेता के रूप में चमक गए। इस आंदोलन के कारण तामलुक से 2009 में टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया, सांसद बन गए। फिर ममता सरकार में मंत्री बने। 2020 में बीजेपी में चले गए, लेकिन नंदीग्राम उनका गढ़ बना रहा। 2021 में उन्होंने यहां से ममता बनर्जी को हरा दिया। इसके पहले ही ममता और शुवेंदु के बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर दूरियां बनने लगी थी। 2011 में जब ममता बनर्जी जीत कर आईं, तब तक शुवेंदु को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन तभी अभिषेक बनर्जी का राजनीति में प्रवेश होता है। उस समय वे 24 साल के थे। उन्हें ऑल इंडिया तृणमूल युवा संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि तृणमूल यूथ कांग्रेस पहले से मौजूद था। शुवेंदु इससे नाराज हुए कि पार्टी के संविधान में दो युवा संगठनों की बात नहीं है। 2014 में शुवेंदु को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तृणमूल युवा और तृणमूल यूथ कांग्रेस को मिला दिया गया। शुवेंदु अधिकारी को लगा कि अब उनकी राजनीति यहां बंद हो चुकी है। तब भी वे 2020 तक तृणमूल में ही रहे
और मंत्री पद का लाभ उठाते रहे। यह कहानी भी उनके परिचय वृतांत में दोहराई जा रही होगी, लेकिन इस तरह की राजनीति हर दल में होती है। बात है नारदा स्टिंग ऑपरेशन और प्रधानमंत्री मोदी के उन आरोपों की। उन्हें पता था कि शुवेंदु तृणमूल के बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचार के आरोपों के झंझटों से उन्हें मुक्ति दे दी गई। टेलीग्राफ ने लिखा है कि शुवेंदु अधिकारी बचपन में आरएसएस की शाखा में थे। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। 20 साल तक टीएमसी में रहने के बाद 2021 में बीजेपी में आ गए। अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए। शुवेंदु अधिकारी के एक भाई सौम्येंदु अधिकारी भी बीजेपी से सांसद बने। दूसरे भाई दिव्येंदु अधिकारी तमलुक से टीएमसी के सांसद रह चुके हैं। 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और इस बार बीजेपी की टिकट पर विधायक का चुनाव जीत गए हैं। अगर ये तीनों कांग्रेस में होते, प्रधानमंत्री मोदी जरूर परिवारवाद कहते, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार केवल विपक्ष में रहते हुए होता है, बीजेपी में आते ही खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है कि बीजेपी कुछ भी कहती है, वोटर हाँ में हाँ मिलाता है, गलत सही का फर्क नहीं देखता? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या ऐसा है कि फैसला एसआईआर जैसे इंतजामों से बदल दिया जाता है, प्रभावित किया जाता है? इसका जवाब शायद मुझे मालूम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।